दोस्तों मोनू 22 साल का एक लड़का अपनी बीमार मौसी की देखभाल के लिए उन्हीं के घर पे रुका हुआ था। दोस्तों मौसी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी और वह अपने घर पर ही आराम कर रही थी। घर पे मोनू और उसकी मौसी के अलावा दोस्तों और कोई भी नहीं था। रात का समय था, दोनों दोस्तों एक ही कमरे में सोए हुए थे ताकि अगर मौसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मोनू तुरंत उनकी मदद कर सके। आधी रात करीब 2 बजे से 2:38 तक मोनू अचानक अपनी जगह से उठता है। उसकी मौसी दोस्तों बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। मोनू धीरे से अपनी मौसी के पास गया। उसके मन में कुछ चल रहा था, एक ऐसा काम जिसके करने के बारे में उसने दिन में ही सोच लिया था। अब दोस्तों वह अपनी मौसी के बगल में ही जाकर वो बैठ जाता है और धीरे से दोस्तों उनकी कानों में कुछ कहने लगा। दोस्तों उसकी मौसी भी कितने सालों से ऐसा करना चाह रही थी, उसका भी बहुत मन करता था। तभी दोस्तों उन दोनों ने उसी कमरे में अपना काम करना शुरू कर दिया। वे कई घंटों तक लगे रहे और जब सुबह हुई तो उसकी मौसी सुबह से सही से चल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों आधी रात को आखिर मोनू ने अपनी मौसी के साथ ऐसा क्या किया कि सुबह होते होते मौसी सही से चल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर की है। यहीं पे रहता था मोनू। दोस्तों अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने के कारण उसकी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी और पापा की दोस्तों अच्छी सरकारी नौकरी थी। इस कारण दोस्तों घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मोनू को बचपन से ही अच्छे कपड़ा पहनने का और अच्छी बाइक चलाने का शौक था। और कॉलेज में भी दोस्तों वह सबसे अलग ही दिखाई देता था। ब्रांडेड जींस, चमकती हुई दोस्तों टी शर्ट और पैरों में महंगे जूते। लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थी, पर मोनू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों पर था। देखने में दोस्तों मोनू किसी हीरो से कम नहीं लगता था। लंबा कद, गोरा रंग और हल्की दाढ़ी उसके चेहरे पर खूब जचती थी। और दोस्तों वह दिल का भी बहुत ज़्यादा साफ था और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया करता था। माँ बाप की आंखों का तारा था। और उसकी माँ तो दोस्तों कहती थी कि मेरा बेटा तो एकदम चांद का टुकड़ा है और इसके लिए तो मैं कोई परी जैसी ही बहू लाऊंगी। और हुआ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही। जैसे ही मोनू ने 21 साल की उम्र को पार किया वैसे ही दोस्तों घर में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई। घर में रिश्तेदार और जान पहचान वाले आए दिन रिश्ते लेकर के आने लगे और पापा ने भी ठान लिया था कि अब अपने बेटे का घर बसा देना है। ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ी और दोस्तों एक करीबी रिश्तेदार ने ही प्रिया का रिश्ता सुझाया। जिस दिन दोस्तों मोनू ने पहली बार मोनू के प्रिया की मोबाइल में फ़ोटो देखी तो वो बस देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा चेहरा और होठों पे दोस्तों एक मासूम सी मुस्कान। फोटो देख कर ही दोस्तों मोनू का दिल फिसल गया और वह तुरंत अपने पापा से बोला कि पापा मुझे लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। और लड़की वालों को भी दोस्तों मोनू की फ़ोटो भेजी गई। प्रिया ने भी दोस्तों जब मोनू को देखा तो वह भी मना नहीं कर पाई और दोनों ही परिवार मिले, बात पक्की हुई। और कुछ ही महीनों के बाद ढोल नगाड़े के साथ मोनू अपनी दुल्हनिया प्रिया को अपने घर लेकर चला आता है। प्रिया सच में वैसी ही थी जैसे फोटो में दिखाई देती थी। वह घर में आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। मोनू तो जैसे पागल सा ही हो गया था और उसे प्रिया के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। और वह कॉलेज जाना भी बंद कर देता है, दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर देता है और बस दिन रात प्रिया से ही मिलना जुलना, उससे बातें करना, उसकी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ख्याल रखना। और उनकी जोड़ी ऐसी थी कि मोहल्ले वाले भी दोस्तों मिसाल दिया करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। मोनू अपनी बाइक पर प्रिया को बैठाकर जब शहर की सड़कों से गुजरता तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। उनकी जिंदगी दोस्तों एक खूबसूरत सपने की तरह चल रही थी। पापा कभी कभार टोकते कि मोनू अब तुम्हारी शादी हो गई है और आगे की पढ़ाई जो बाकी है उसे पूरी कर ले या फिर कोई काम धंधा देख, कब तक ऐसे ही घर पे बैठा रहेगा। मोनू दोस्तों हंस के टाल देता था और कहता था कि अरे पापा अभी तो शादी हुई है, कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे प्रिया के साथ थोड़ा समय तो बिताने दीजिए। माँ भी दोस्तों बेटे का ही पक्ष लेती थी और कहती थी कि रहने दो जी, अभी तो ये बच्चे हैं और अभी जी लेने दो इनको अपनी जिंदगी। मोनू और प्रिया दोस्तों दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है।
शादी को दोस्तों अभी महज महज दोस्तों अभी 2 साल ही हुआ था कि एक दिन अचानक प्रिया की तबीयत खराब हो गई। उसे हल्का बुखार आया और शरीर में दर्द होने लगा। सबने सोचा कि मौसम बदल रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। घर पर ही दोस्तों दवा दे दी गई, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद भी जब बुखार नहीं उतरा और जब उल्टियां होने लगी तो मोनू घबरा गया और वह प्रिया को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भागा। डॉक्टरों ने दोस्तों उसे एडमिट कर लिया और टेस्ट करने शुरू कर दिए। मोनू दोस्तों दिन रात अस्पताल में प्रिया के पास ही बैठा रहता था और वे उसका हाथ थामे बस यही दुआ करता था कि प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करीब 7 दिन 8 दिन गुजर गया और प्रिया की हालत में कोई सुधार हो ही नहीं रही थी और बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर भी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी इसको क्या है। मोनू का हंसता खेलता चेहरा दोस्तों मुरझा गया था और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वह बस एकटक प्रिया को ही देखता रहता था, जो कि अब एकदम बेहोशी की हालत में थी। एक शाम दोस्तों डॉक्टर ने मोनू को अपने केबिन में बुलाया और मोनू का जो दिल था वो जोर जोरों से धड़क रहा था और उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा कि देखिए मोनू जी, हमने अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी ही। प्रिया के शरीर के कई हिस्सों ने अब काम करना बंद कर दिया है और अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। आप बस भगवान से दुआ कीजिए। ये सुनते ही दोस्तों उसके पति के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वही बैठ के बच्चों की तरह रोने लगा और कहने लगा कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, आप कुछ भी कीजिए और मेरी प्रिया को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब दोस्तों होता यह है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो मोनू, हमने अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब आके भगवान की मर्जी है और भगवान चाहेंगे तभी अच्छी हो सकती है। और उसी रात दोस्तों प्रिया मोनू के हाथ थामे थामे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। मोनू की दोस्तों दुनिया मान के चलिए जैसे उजड़ गई थी। जिस घर में कुछ दिन पहले शहनाई की गूंज थी, वहां अब रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। प्रिया के जाने का सदमा मोनू जो था वह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह बिल्कुल गुमसुम हो गया। ना किसी से बात करता, ना ही कुछ खाता पीता और बस प्रिया के तस्वीरों को देखता रहता और रोता रहता। अब दोस्तों ऐसा ही समय गुजरता गया, महीने बीते, फिर साल गुजर गया दोस्तों। घर वाले और दोस्त मोनू को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं। माँ बाप ने भी सोचा कि शायद इसकी दूसरी शादी कर देने से यह अपने दुखों और गमों से बाहर निकल जाएगा और उन्होंने दोस्तों फिर से रिश्ता देखना शुरू किया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और जो भी सुनता कि लड़के की पहली पत्नी शादी के 1-2 साल में ही उसके पत्नी की मौत हो गई, तो दोस्तों वह पीछे हट जाता था और लोगों के मन में तरह तरह के शक पैदा होता था। और कोई कहता कि लड़के में ही कोई खोट होगा, तो कोई कहता था कि लड़की की ही किस्मत खराब थी। कई रिश्ते आए पर दोस्तों बात कहीं नहीं बनी। अब मोनू भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसने अपने माँ बाप से साफ कह दिया था कि उसे अब शादी नहीं करनी है और वह अपनी बाकी की ज़िंदगी प्रिया की यादों के सहारे ही बिता देगा। अब वह दोस्तों पहले वाला मोनू नहीं रहा था। उसके चेहरे की रौनक और आंखों की चमक कहीं खो गई थी और वह बस एक जिंदा लाश की तरह बन के रह गया था। 1 साल और बीतता है। मोनू दोस्तों अब अभी भी अपनी टूटी फूटी जिंदगी को ही समेटने की कोशिश कर रहा था और वह घर के पास ही एक छोटी सी दुकान पर बैठने लगा था ताकि उसका मन लगा करे। एक दिन दोपहर का वक्त था। मोनू दुकान पर बैठ के अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पे कविता मौसी का नंबर चमक रहा था। कविता मौसी मोनू की सगी मम्मी थी। उम्र 33 से 35 साल थी। वो पास के एक कस्बे में रहती थी। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तीसे नैन, रक्स, गोरा रंग और भरा हुआ शरीर। और दोस्तों जब वो हंसती थी तो उनके गालों में गड्ढे पड़ जाया करते थे। मोनू की माँ से उनकी खूब बनती थी। मोनू ने फ़ोन उठाया और कहा कि हाँ मौसी, कैसे हो? तो दूसरी तरफ से दोस्तों मौसी की घबराई हुई आवाज़ आई और बोला कि मोनू बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तेज बुखार है और चक्कर भी आ रहे हैं और घर पे कोई भी नहीं है। तेरे मौसा जी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, क्या तुम आकर मुझे यहाँ हॉस्पिटल में दिखवा सकते हो? मौसी की आवाज़ों में दर्द था दोस्तों। मोनू ने तुरंत कहा कि हाँ मौसी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी तुरंत आता हूँ। अब दोस्तों उसने तुरंत ही अपनी दुकान बंद की और माँ को बताया कि माँ, मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह घर पे अकेली है, मैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने भी दोस्तों चिंता जताते हुए कहा कि हाँ बेटा जा, जल्दी जा, बेचारी अकेली है, पता नहीं कैसी होगी। अब दोस्तों मोनू ने अपनी बाइक निकाली और मौसी के घर की तरफ चल दिया। उसका घर दोस्तों इसके घर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर था। रास्ते भर दोस्तों वह यही सोचता रहा कि मौसी को आखिर क्या हो गया होगा
और जब वह मौसी के घर पहुंचा तो दरवाज़ा जो था वो अंदर से बस अटका हुआ था। उसने आवाज़ लगाई कि मौसी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया। दोस्तों अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया, बस हल्के हल्के अंदर से कड़ाहनी की आवाज़ आ रही थी। मोनू ने दरवाज़ा को ढकेला और अंदर चला गया। अब दोस्तों घर में जब घुसता है तो देखता है कि एक अजीब सी शांति थी। वो आवाज़ के पीछे पीछे अंदर वाले कमरे में गया और जब अंदर का नज़ारा देखा तो उसका दिल दहल गया। मौसी जो थी वह बिस्तर पे चादर ओढ़े पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी और उनका चेहरा जो था वह बुखार से लाल हो रहा था। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेचैनी अवस्था में थी और उन्हें शायद होश भी नहीं था कि कोई कमरे में आया है। मोनू उनके पास गया और जा करके धीरे से उनके कंधे पे हाथ रखा। मौसी मैं आ गया। अब मौसी ने दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से आंखें खोली और उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि मोनू तू आ गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मोनू ने देखा कि मौसी की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब थी, वह अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो अब सवाल ये था कि वह उन्हें बाइक तक आखिर कैसे ले जाएगा। कोई और चारा ना देखकर मोनू ने एक हिम्मत बड़ा फैसला लिया और उसने कहा कि मौसी तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुमको उठा करके ले चलूंगा। अब ये कह करके मोनू ने आगे बढ़ करके मौसी को अपनी गोद में उठा लिया। अब जैसे ही उसने मौसी को गोद में उठाया तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मौसी का गर्म शरीर उसके सीने से लगा हुआ था और उनके बालों से दोस्तों एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बुखार के कारण उनका चेहरा जो था मोनू के चेहरे के बहुत करीब था और उनकी गर्म सांसें मोनू की गालों पे महसूस हो रही थी। और पिछले 2 सालों में मोनू किसी भी औरत के इतने करीब नहीं आया था। इस एहसास ने दोस्तों उसके अंदर एक सिहरन पैदा कर दी और उसका दिल दोस्तों जोर जोर से धड़कने लगा और वह कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया और बस अपनी गोद में पड़ी अपनी खूबसूरत मौसी के चेहरे को ही देखता रहा। और उनका चेहरा दोस्तों दर्द और लाचारी से भरा हुआ था, फिर भी उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। अब होता यह है दोस्तों कि मोनू जो था वह अपनी मौसी को उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर साहब से जब बोलता है तो डॉक्टर साहब भी दोस्तों उसको मौसी के देखने लगते हैं और उसे अचानक होश आया कि आखिर वह क्या सोच रहा है। उसने अपने मन को छिड़का और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने बाइक के पास आया और उसने बड़ी ही सावधानी से दोस्तों मौसी को अपने बाइक पे आगे बैठाया ताकि वह गिर ना जाए और उनको अपने रुमाल से अपने साथ कस के बांध लिया। और फिर उसने दोस्तों बाइक स्टार्ट की और सीधे अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही दोस्तों इमरजेंसी में डॉक्टरों ने कविता मौसी को भर्ती कर लिया। इंजेक्शन दिए गए दोस्तों, दवाइयाँ दी गई और जांच करने पे पता चला कि उन्हें बहुत ज़्यादा तेज वायरल इन्फेक्शन हो गया था और शरीर में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। डॉक्टर ने दोस्तों मोनू से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इन्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, सुबह तक आराम मिल जाएगा तब आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। मोनू ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है। अब वह वापस अपने मौसी के पास आकर बैठ गया। अब ट्रिप लगने के बाद मौसी को थोड़ा आराम मिला था और उन्होंने धीरे से आंखें खोली और अपने पास बैठे मोनू को देखा और उनकी आंखों में एक कृतज्ञता के आंसू थे। मोनू से कहा उन्होंने कि अगर आज तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता। उनकी आवाज़ों में एक कमजोरी भी थी। मोनू ने दोस्तों उनका हाथ पकड़कर तसल्ली दी और कहा कि मौसी ये सब आप क्या कह रही हो, मैं आपको कुछ होने देता क्या, आप बिल्कुल आराम करिए, मैं यहीं हूँ आपके पास। मौसी ने दोस्तों एक हल्की सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर ली। मोनू वहीं कुर्सी पर बैठा वहीं उन्हें देखता रहा। रात गहरा रही थी। अस्पताल की खामोशी में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाजें ही आ रही थी। मोनू के मन में विचारों का एक अलग ही तूफान चल रहा था। एक तरफ उसे अपनी पत्नी प्रिया की याद आ रही थी कि कैसे वह भी इसी तरह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और वह उसके पास बैठा हुआ था। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान जो था वह सामने लेटी मौसी पे चला गया और आज जब उसने अपनी मौसी को गोद में उठाया था तो वह एहसास उसके जेहन से जा ही नहीं रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, मौसी मेरी माँ जैसी है, मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, ये पाप है। उसने मन ही मन खुद को कोसा, लेकिन दोस्तों दिल था कि मानता ही नहीं था और वह जितना इस ख्याल को दूर करने की कोशिश करता था वह उतना ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। और उसने मौसी के चेहरे को फिर से देखा, शांति से सोता हुआ उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था और उनके होंठ जो थे वो हल्के से फूले हुए थे।
मोनू की नज़रें उनके चेहरे से होती हुई उनके गले और फिर उनके शरीर पे फिसलने लगी और उसको अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक ऐसी बेचैनी जो प्रिया के जाने के बाद उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। पूरी रात मोनू सो नहीं पाया और वह बस केवल जागता रहा और अपने मन से लड़ता रहा। सुबह हुई तो डॉक्टर ने आकर मौसी को चेक किया और अब उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर उनको छुट्टी दे दिया। मोनू ने दोस्तों अस्पताल का जो बिल था वह चुकाया, दवाइयाँ ली और मौसी को सहारा देकर वहां से बाहर लेकर आया। बाइक पे बैठते हुए मौसी ने शरारती अंदाज में पूछा कि वैसे एक बात बता तू, मुझे कल घर से यहाँ तक लाया कैसे? मेरी तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों मोनू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि वह मैंने आपको गोद में उठा लिया था। ये सुनकर मौसी जो थी वह खिलखिला के हंस पड़ी और उनकी हंसी की खनक सुनकर मोनू का दिल फिर से धड़क उठा। मौसी ने हंसते हुए कहा कि सच में तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? तो मोनू ने दोस्तों बाइक को रोकते हुए धीरे से कहा कि वह तो मौसी घर पहुँच कर ही बताऊंगा। मौसी को दोस्तों घर छोड़कर मोनू जब वापस जाने के लिए तैयार हो गया और उसने जानबूझ के दोस्तों ऐसा नाटक किया और वो देखना चाहता था कि मौसी उसे रोकती है या नहीं। अच्छा मौसी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, माँ जो है वो घर पर चिंता कर रही होगी, उसने कहा। तो मौसी ने दोस्तों तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसे कैसे चलेगा, तूने मेरे लिए पूरी रात जाग के बिताई है और मेरी तबीयत का भी क्या भरोसा, रात में अगर फिर खराब हो गई तो तू आज यहीं रुक जा, मैं तेरी माँ से बात कर लूंगी। मोनू दोस्तों मन ही मन खुश हो गया और यही तो दोस्तों वह चाहता था। मौसी ने उसकी माँ को फोन किया और कहा कि दीदी, मैं मोनू को आज रात यहीं रोक रही हूँ और रात भर अस्पताल में बेचारा रह के परेशान हो गया है और मुझे भी आज थोड़ा अकेले डर लग रहा है। तो माँ ने भी दोस्तों इजाज़त दे दी। तो अब घर में सिर्फ मोनू और उसकी मौसी ही थी। मौसी ने दोस्तों चाय बनाई और दोनों ही आंगन में बैठ के चाय पीने लगे। माहौल में दोस्तों एक अजीब सी खामोशी थी जिसे मौसी ने ही तोड़ा। मौसी बोली कि मोनू, तेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, तुझे क्या उसकी याद नहीं आती? मोनू का दोस्तों चेहरा उतर गया और बोला कि याद तो बहुत आती है मौसी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, गए हुए लोग वापस थोड़े आते हैं। मौसी ने दोस्तों गहरी सांस ली। फिर मोनू ने हिम्मत करके पूछा कि मौसी, एक बात पूछूं? तब मौसा जी को गए भी हुए तो भी 2 महीने हो गए और आप उनके बिना अकेले कैसे रह लेती हो? मैं तो प्रिया के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। ये सवाल सुनकर मौसी की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई और उन्होंने धीरे से कहा कि क्या बताऊं बेटा, रोका तो मुझसे भी नहीं जाता, पर तेरे मौसा जी को पैसे कमाने की धुन में कुछ और दिखता ही नहीं है। अब होता यह है दोस्तों कि जो वह उसका मोनू था वह अपनी मौसी से कहने लगता है कि मौसी, इतना पैसा कमाने की क्या आवश्यकता है जो कि अपने परिवार को भी ना देखे। तब मौसी बोलती है कि वो 2-3 महीने में एक दिन के लिए आते हैं और ये मौसी कह के रुक गई। तब मोनू ने पूछा, तब मौसी ने झिझकते हुए कहा, और यहाँ आने के बाद भी वह मेरे पास नहीं आते, उन्हें कुछ मर्दों वाली कमजोरी है। तब दोस्तों बोला मोनू कि मैं सब समझ गया और उसे यह भी याद आया कि मौसी के कोई बच्चे भी नहीं थे और उसे पहली बार मौसी के दुख और अकेलेपन का एहसास हुआ। वह बिल्कुल ही अकेली थी। अब रात हो जाती है दोस्तों, दोनों साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मौसी अपनी दवाइयाँ लेकर मोनू के पास आई और कहा कि जरा देखना बेटा, इनमें से कौन सी दवा कब खानी है। मोनू ने उन्हें दवाई समझाया और जब मौसी दवा खा के लेटने के लिए कमरे में जाने लगी तो उन्होंने कहा कि मोनू, बाहर ठंड है, तू भी आज मेरे अंदर कमरे में ही सो जा। यह सुनकर मोनू का दिल उछल के हलक में आ गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया। कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे एक दूसरे के पास पास। लाइट बंद हो गई। कमरे में सिर्फ रात का सन्नाटा था। मोनू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि बाहर निकल आएगा। उसके बगल पर बिस्तर पर लेटी मौसी की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ किया और मौसी ने बुरा मान गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका मन और शरीर उसके काबू में नहीं था। आधी रात बीत गई। करीब 1:30 से 2:30 का समय होगा। मोनू ने हिम्मत किया और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और डरते डरते मौसी के ऊपर रख दिया जो चादर ओढ़ के सो रही थी। जैसे ही उसका हाथ मौसी के शरीर से छुआ, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। मोनू ने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मोनू ने कल्पना भी नहीं की थी। मौसी ने उसका हाथ हटाने के बजाय कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और बस यही वो इशारा था। मोनू का सारा डर खत्म हो गया और उसे समझ आ गया कि जो आग उसके अंदर लगी है वही आग दूसरी तरफ भी है।
उसने पलटकर मौसी के देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उन आंखों में ना कोई डर था ना झिझक, सिर्फ एक बला था, एक प्यास थी जो सालों से अधूरी थी। उस रात उस बंद कमरे में दो अकेले और प्यासे इंसान एक हो गए। उसने समाज, रिश्ते, सही गलत सब कुछ भुला दिया और वे अब सिर्फ दो शरीर थे और उनकी अधूरी ख्वाहिश से। मोनू ने अपनी मौसी में अपनी खोई हुई प्रिया को पाया और मौसी ने अपने उस मर्द को पाया जो कभी उन्हें मिला ही नहीं था। सुबह जब मोनू की आंखें खुली तो उसने देखा कि मौसी गहरी नींद में सो रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब मौसी उठी और चलने की कोशिश की तो उनके पैरों में बीमारी से ज्यादा उस रात की थकावट थी और उन्होंने मोनू की तरफ देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में शिकायत नहीं बल्कि एक खामोश शुक्रिया था। सुबह जब मोनू जाने के लिए तैयार हुआ तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। यह शर्म और झिझक वाली खामोशी नहीं थी बल्कि एक गहरे अपनेपन वाली खामोशी थी। मौसी ने उसके लिए चाय बनाई और दोनों ने बिना ज्यादा कुछ कहे चाय पी, लेकिन उसकी नजरें एक दूसरे से वह सब कुछ कह रही थी जो जुबानें नहीं कह रही थी। कल रात में उनके बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था। और जब मोनू अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा तो मौसी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं था लेकिन एक अजीब सी नमी थी। अपना ख्याल रखना, उन्होंने धीरे से कहा और फिर एक पल रुक के कहा कि आते रहना, अब ये घर भी तेरा ही है। मोनू ने उनकी आंखों में झांका और बस इतना ही कहा कि मैं जल्द आऊंगा मौसी। और ये आखिरी शब्द मौसी उसके मुंह से निकला और दोनों समझ गए कि उनके रिश्ते ने एक नया अनदेखा मोड़ ले लिया था। और जब मोनू अपने घर लौटा तो पूरी तरह बदल चुका था। 2 साल के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी रौनक थी और उसका वह गहरा अकेलापन एक राज बड़ी खुशी में बदल चुका था। और अब वह बहाने ढूंढने लगा था, कभी माँ की हाथ की बनी कोई चीज देने के बहाने, तो कभी बस यूं ही हाल चाल पूछने के नाम पर। वह अपने मौसी के घर के चक्कर लगाने लगा और उनका रिश्ता दुनिया की नज़रों से छिपकर बंद दरवाजों के पीछे धीरे धीरे पनपने लगा। समाज इसे पाप या गुनाह का नाम देता, लेकिन मनु और कविता के लिए उनके सूखे और अकेले जीवन में बारिश की पहली बूंद के जैसा था। दो टूटे और प्यासे दिल एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, भले ही वह मरहम जबाने की नज़रों में जहर ही क्यों न हो। उनकी अधूरी कहानी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर शुरू हो चुकी थी जिसका अंजाम क्या होगा वह ये उन दोनों में से कोई नहीं जानता था। इसका बाद उन दोनों का यह सिलसिला कुछ महीने तक चलता रहा। मोनू अक्सर अपनी मौसी के घर पर आया जाता था और दोनों ने अपने अकेलेपन का इलाज एक दूसरे में ढूंढ लिया था और अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली थी। और फिर शायद वह ये भूल गए थे कि झूठ और राज की उम्र उम्र ज़्यादा नहीं होती और जिस समाज में वह रहते थे वहाँ बंद दरवाजे के पीछे की बातें भी दीवारों से बाहर आ ही जाती थी। अब होता यह है दोस्तों, एक दिन दोपहर में मोनू अपनी मौसी के घर पर ही था। मौसा राकेश को गए हुए लंबा समय हो गया था, इसलिए दोनों बेफिक्र थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि राकेश इस बार बिना बताए सरप्राइज देने के लिए घर जल्दी लौट रहा था। और जब राकेश ने अपने ही घर का दरवाजा अपने चाबी से खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनू और कविता एक आपत्तिजनक परिस्थिति में थे। एक पल के लिए राकेश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में खून उतर आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर दोनों के होश उड़ गए और वे हड़बड़ा के अलग हो गए। मोनू के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी और कविता डर के मारे कांपने लगी। राकेश ने आव दिखाना था और दरवाजा अंदर से बंद करके मोनू पे टूट पड़ा। घर में लड़ाई और चीख पुकार मच गई। शोर सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और दरवाजा पीटने लगे। राकेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम दोनों को पूरे समाज के सामने जलील कर दूंगा और आज पता चलेगा कि नाजायज रिश्ते का इल्जाम क्या होता है। यह कहकर उसने मोनू को पीटने के बाद अपना फोन निकाला और 20 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी का सायरन पूरे मोहल्ले में गूंजने लगा। पुलिस ने दरवाजा खुलाया और अंदर का मंजर देखकर वह भी सब समझ गए। पड़ोसियों की भीड़ के सामने पुलिस मोनू और कविता दोनों को पकड़ के थाने ले गई। मोनू और कविता सिर झुकाए पुलिस की जीप में बैठ रहे थे और पूरा मोहल्ला उनको घृणा और तिरस्कार की नज़रों से देख रहा था। और जिस रिश्ते को वह अपने अकेलेपन का इलाज समझ रहे थे वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा और बदनामी का कारण बन चुका था। उनकी अधूरी कहानी का अंत प्यार या सुकून में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के सलाखों और एक ऐसे कांड में हुआ जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को हैरान करना, परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।